नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर सियासत हावी है। सरकार और राजभवन आमने सामने हैं। ये बड़ी ही विचित्र स्थिति है जो छत्तीसगढ़ में बनी है। इसी बीच राज्यपाल को हाईकोर्ट के नोटिस ने राजनीति को और गरमा दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है। हालांकि ये नोटिस सचिवालय को मिला है, लेकिन इस प्रकार का स्थापित करने की कोशिश हो रही है कि राजभवन को नोटिस मिला है, राज्यपाल को नोटिस मिला है। नोटिस से राजभवन के कोर्ट के प्रति जवाबदेही को लेकर बहस छिड़ गई है। वहीं भूपेश सरकार बिल को लेकर राज्यपाल के सरकार से सवाल पूछने के अधिकार पर भी सवाल उठा रही है कि क्यों आखिर राज्यपाल महोदया ने आरक्षण के बिल को अभी तक रोके रखा हुआ है। भाजपा इस पूरे मामले में लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में आरक्षण, सियासत और नोटिस की राजनीति गर्म है। तो इस पूरे मामले की क्या यथास्थिति है और उस पूरे मामले में क्या कहना है जिम्मेदारों का, आइए सुनते हैं। सबसे पहले इस बात की जांच होनी चाहिए कि हर बार आरक्षण के लिए कोर्ट में जाने वाले लोग कांग्रेसी रहे, चाहे कुणाल शुक्ला हो, चाहे वो खांडे जी कांग्रेसी हैं अभी जो गए हैं, और उनके लिए कपिल सिब्बल जैसे वकील को खड़ा किए हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। और दूसरी बात, राजभवन राज्य का शासन है, राज्यपाल के नाम से शासन चलता है, तो उनके लिए नोटिस दी गई है, इसकी निंदा करते हैं क्या भूपेश बघेल जी, या उसके लिए कपिल सिब्बल जी जैसे शासन वकील उपलब्ध करवाएगी क्या राजभवन की प्रतिष्ठा के लिए? यह जांच का विषय है। हाईकोर्ट के फैसले के आधार पे तो रुका हुआ है। हाईकोर्ट ने 56% को रोक दिया। जब 56% को रोक दिया तो फिर 82% कैसे वैलिड होगा? ये तो सवाल उसी में था, उसी में प्रश्न छिपा है। और वो हाईकोर्ट का ही फैसला था। 56% को निरस्त करने वाला हाईकोर्ट है ना। जब हाईकोर्ट में 56% को निरस्त कर दिया तो फिर 82% वैलिड कैसे होगा? फिर जवाब दे देंगे उसको। यही बात तो हम कहते रहे थे, इसीलिए तो कोर्ट भी गए कि राज्य विधानसभा जो पारित बिल है उसके मामले में राज्यपाल राज्य सरकार से सवाल नहीं कर सकती, उसको ये अधिकार नहीं है। तो उसे नोटिस में लिया गया। न्यायालय का मैं धन्यवाद देता हूं और मुझे पूरा भरोसा है न्यायालय पे कि हमको जीत हासिल होगी। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में पुनः आपका स्वागत और सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं धनंजय सिंह ठाकुर जी, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। देवीलाल ठाकुर जी, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी से। उचित शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सीधा सवाल यहाँ शुरू उचित शर्मा जी से करूंगा कि सर, ये पूरा मामला उचित और अनुचित के बीच में है और बड़ी महीन रेखा होती है अधिकार और कर्तव्यों की लोकतंत्र में। जो हमारी विधायिका है और न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, ये बिल्कुल एक दूसरे के समानांतर ही चलती हैं। कहीं भी थोड़ा इधर उधर हुआ तो निश्चित रूप से एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और हम पिछले कुछ समय से इस देश की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में इस प्रकार के उदाहरण जो ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए, वो हम देख रहे हैं। जैसे कोर्ट को ये कहना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं तो उन्हें कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। आप हाईकोर्ट की जो जजेस की नियुक्तियां हैं वो रुकी हुई हैं। यहाँ भी राजभवन को हाईकोर्ट से नोटिस आता है। राजभवन हाईकोर्ट के प्रति जवाबदेह है क्या? एक बड़ा सवाल है। सरकार कह रही है कि हाईकोर्ट को ही अधिकार, राजभवन को ही अधिकार नहीं है कि उनके पारित बिल को उन्हें अटका के रखना चाहिए। तो पिछले कुछ समय से छत्तीसगढ़ की सियासत जो है वो आरक्षण बिल के इर्द गिर्द घूम रही है और निश्चित रूप से इसमें कुछ उचित और अनुचित के बीच में हमें फर्क करना पड़ेगा। तो सर, अनुचित कहाँ है इसमें? अनुचित अगर पूछ रहे हैं नवीन जी, तो मैं कहूँ पहली चीज तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊं कि ये दुर्भाग्य है, पूरे हिंदुस्तान का इकलौता प्रदेश है छत्तीसगढ़ जहां फिलहाल अभी आरक्षण शून्य है जी। वो बड़ी स्थिति, बहुत स्थिति खराब है। लोगों को एडमिशन नहीं हो रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, शैक्षणिक संस्थाएं परेशान है, तमाम तकलीफें हैं। बावजूद इसके कि दोनों ही राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि आरक्षण मिले।
जी। आदिवासी हितैषी दोनों दल है। जैसा कि हमने 7 घंटे की डिबेट में विधानसभा में सुना, तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि आरक्षण मिले, कांग्रेस भी चाहती है। हकीकत है कि जब 10 मिनट के बीच में पूरी की पूरी चीजें खत्म हो सकती है और दोनों ही पार्टी के राजनेता अगर ये चाहते हैं कि हम आदिवासी हितैषी है, तो पारित हो सकता था। बावजूद इसके कि तमाम तर्क वितर्क दिए गए, आरक्षण 50 जो हाईकोर्ट कहता है, कोर्ट के माने तो 50% के ऊपर आप जा सकते हैं, लेकिन उसके कोई तार्किक तर्क होने चाहिए। तार्किक तर्क से 77 भी हो सकता है और 70 भी हो सकता है। कर्नाटक ने दिया, झारखंड ने दिया, तमाम उसके तार्किक तर्क देने के बाद उस जगह पहुंचे। वर्तमान स्थिति ये है कि ये क्रेडिट लेने वाली बात है छत्तीसगढ़ में, किसी क्रेडिट लेगा कौन? कांग्रेस इसकी क्रेडिट लेने के लिए खुद तैयार है, भारतीय जनता पार्टी इनको क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं है, बावजूद इसके कि वो आरक्षण के फेवर में है। लेकिन आरक्षण उसके बेस पे, इस प्रक्रिया से भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रक्रिया का विरोध किया है, आरक्षण का नहीं। क्योंकि आरक्षण जिस हिसाब से लाया जा रहा है, डेफिनेटली वो कोर्ट में लगेगा, याचिकाएं लगेंगी, ये भी खारिज होगा जो पूर्व में रमन सरकार के वक्त हुआ था। ये बात सत्य, हमने भी लंबी लंबी डिबेट सुनी, उनके तर्क सुने, चीजें सुनी। तो बात ये है कि पास भी अगर हो गया तो ये कोर्ट पे याचिका में जाएगा, उसका भी वही हाल होगा जो पूर्व का हुआ है। वही स्थिति ये है कि कानून की व्याख्या, संविधान की व्याख्या भूपेश बघेल जी अपने हिसाब से कर रहे हैं, अजय चंद्राकर जी अपने हिसाब से कर रहे हैं। हकीकत ये है कि वो नोटिस, हाईकोर्ट का नोटिस राज्यपाल को नहीं सचिवालय को है, ये बात भी सच है। हिंदुस्तान के जो कानून है उसके आपसे राष्ट्रपति और राज्यपाल को तो कोई भी कोर्ट नोटिस जारी कर नहीं सकता, ये सचिवालय को किया हुआ है। तो भूपेश बघेल जो कह रहे हैं वह उनके अधिकारों का हनन है, क्योंकि 3 चीजें जो कर सकती है वो राज्यपाल महोदय कर नहीं रही है, या तो राष्ट्रपति को भेज दे या वापस कर दे, वो तमाम चीजें वो बता रहे हैं। वहीं पे राज्यपाल के यहाँ से जो तर्क आ रहे हैं कि जिस चीज से संवैधानिक व्यवस्था बिगड़ती हो उस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं और उसको रोकने को, वो उसको वापस भेजने के लिए बाध्य नहीं है। कहीं भी समय सीमा का कहीं उल्लेख नहीं है कि इतने समय तक आप रोक सकती हैं, इतने समय के बाद वापस कर रहे हैं, नहीं तो आप उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं, तमाम वो चीजें। तो अभी पूरे कानूनी दाव पेच के साथ पूरी चीजें फंसी हुई है। दोनों ही दल के लोग इसमें क्रेडिट लेने वाली बात है। कांग्रेस इसको चाहती कि पूरी की पूरी क्रेडिट हमें जाए, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि भाई आपका ये क्रेडिट हमें जाए। तो दोनों आरोप प्रत्यारोप और पूरा कुश्ती दोनों जगह से पूरी शुरू है। इस बीच जो जनता सफर कर रही है, तकलीफ जनता है नवीन की तकलीफें, जो इतना बड़ा आदिवासी समाज है, ट्राइब्स का, अब 1 करोड़ हमारे यहाँ ट्राइब्स है, लगभग 33% लोग ट्राइब्स हैं उस जाति पे, जहाँ पर प्रमोशन रुके हुए, मतलब स्थिति बहुत भयावह बनी हुई है। केवल बिल्कुल सही कहा आपने। राजनीतिक हमारे जो हुक्मरान है और हमारे नेता हैं, उनकी वजह से तकलीफें जो है, हार जनता रही है, हार ट्राइब्स रहे हैं, हार उन लोग रहे हैं जो जिनको आरक्षण से, तो ईडब्ल्यूएस हो चाहे एससी हो चाहे एसटी हो, सभी लोग तकलीफों में चल रहे हैं। नवीन देवीलाल ठाकुर साहब, देखिए कितना बेहतर, इससे ज़्यादा बेहतर इस परिस्थिति की व्याख्या शायद ही कोई और हो कि अंततः आप जिसके लिए करना चाह रहे हैं, सिर्फ क्रेडिट लेने की होड़ में कि भारतीय जनता पार्टी को इसका क्रेडिट मिले और कांग्रेस चाहती है इसका क्रेडिट उसको मिले, तो आप ये मान लीजिए कि जितने दिन ये मामला अटका रहेगा उतने दिन इस मामले पर से कुहासा छटता भी रहेगा। धीरे धीरे लोगों के जहन में चर्चाओं के माध्यम से, मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से और अन्य तमाम माध्यमों से, अब सूचना क्रांति का युग है, तो ये बिल्कुल तय होगा कि किसकी वजह से इसमें नुकसान हुआ, और फिर भले ही कोई क्रेडिट के लिए इसको अटका के रखे या लटका के रखे, फाइनली क्रेडिट की जगह डेबिट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस पूरे मामले पर आपको एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते राजभवन से इंसिस्ट करना चाहिए कि इस पर राजभवन अपना रुख स्पष्ट करे कि ठीक है, अगर उनको कोई समस्या है तो राष्ट्रपति महोदय के पास भेज दे, महोदया के पास भेज दे, नहीं हो तो उसको खारिज कर दे, कहीं तो उसमें निर्णय की स्थिति में आए। देखिए, यहाँ पर जब भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों को 32% आरक्षण मुहैया कराया था, तो क्रेडिट जैसी कोई बात नहीं थी, वो तो उनका हक एवं अधिकार था। आज आपके चैनल के माध्यम से उचित शर्मा जी ने जो कहा कि इस वक्त राज्य में आरक्षण 0%, मैं बहुत पहले से सारे चैनलों में, सारे जगह में, कई पत्रकार मेरे बात से समर्थन में भी नहीं थे कि मैं जब ने कहा था कि जब कोई भी अधिसूचना
रद्द करती है न्यायालय, उस समय से आरक्षण 0 हो जाता है। पूर्ववर्ती सारी अधिसूचनाएं रद्द हो जाती है जब तक कि राज्य सरकार कोई नई अधिसूचना जारी न करे। अब यहाँ पर आरक्षण के मसले पर राज्य सरकार की मंशा को समझने की आवश्यकता है। 21 पेशी हुई 2018 के बाद से 21 पेशी हुई, इस आरक्षण को बचाने के लिए 21 पेशी महत्वपूर्ण है। 21 पेशियों में आपने सरकार की तरफ से आदिवासियों के आरक्षण में आप कोई भी ठोस बात नहीं कर पाए, अपना पक्ष नहीं रख पाए। अब बात आती है जो त्रुटि और 56% बोल रहा है, चलो वो आरक्षण है 58%, 58% आरक्षण को नहीं बचा पाने की। इसके पहले आपको याद होगा कि 2019 में यही वो कांग्रेस की सरकार है जो 82% आरक्षण के लिए अध्यादेश लाया। जब कोई भी अध्यादेश लाया जाता तो उसको एक निश्चित समय में विधानसभा में पारित भी कराना पड़ता है। जब इन्होंने अध्यादेश लाया तो उस समय महामहिम यही राज्यपाल है जो इनको साइन करके दे, लेकिन कांग्रेस ने क्यों उसे विधानसभा में पारित नहीं कराया? ये बात जनमानस में, आपने कहा ना सूचना तंत्र का युग है, लोगों को पता ही चल जाएगा। कोर्ट ने ये डिफाइन किया है, इन्होंने कोर्ट में एक पत्र दिया है, जो महाधिवक्ता ने पत्र दिया है कि हम समय पर 82% आरक्षण को विधानसभा के पटल पर नहीं रख पाए, इसलिए वो कालातीत हो गया। ये कोर्ट में कथन है। उसके बाद उन्हीं के पार्टी के कुणाल शुक्ला ने उस ओबीसी आरक्षण के लिए याचिका लगाई। उस याचिका लगाने के बाद उसमें स्वीकार कर दिया गया। जो सारे लोग उस पिटीशन में गए थे उन लोगों को न्यायालय द्वारा कहा गया है कि इस वक्त सरकार ने कहा है कि इस अध्यादेश को पारित नहीं करा पाया, इसलिए ये खत्म हो गया है। अगर आने कोर्ट ने व्यवस्था दी है उन पिटीशन धारकों को कि आने वाले समय में अगर फिर से रिजर्वेशन बढ़ेगा तो न्यायालय के दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं। ऐसा देश की इतिहास में पहली बार हुआ है कि उसको खारिज नहीं किया गया है, उस रास्ते को खोल के रखा गया है। उसके बाद से ये भानु प्रतापपुर विधानसभा चुनाव को देखते हुए फिर से इन्होंने विधानसभा सत्र बुलाया, यहाँ पर ये विधेयक लाए। तो निश्चित ही मैं कहना चाहूंगा, जब राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपको विधि सम्मत, न्याय सम्मत विधि विशेषज्ञों से राय लेकर इस पर चर्चा करके अगर सही में आप अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को आरक्षण प्रदान करना चाहते हैं, पिछड़ों को आरक्षण प्रदान करना चाहते हैं, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को आरक्षण प्रदान करना चाहते हैं, तो खुले मन से आरक्षण देना था। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। एक चीज और बोलना चाहूंगा, उसके बाद आप समाप्त कर लेना मेरी बातों को। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो सफेदा वाले मुख्यमंत्री आज आरक्षण का सफेदा लगाए हैं। इस प्रदेश के लोगों को छत्तीसगढ़ जैसे 7 प्रदेश मैं प्रतिक्रिया लूंगा। देवीलाल जी, मेरे को लगता है आपकी इस बात पर प्रतिक्रिया पहले धनंजय सिंह ठाकुर साहब के पास से आ जाने दीजिए, फिर उसके बाद थोड़ी स्थिति और साफ होगी। धनंजय सिंह जी, यह आपकी मंशा पर सवाल उठा रहे हैं कि ठीक है आप अध्यादेश लाए हैं तो फिर उसको पास करवा लेना चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ चुनावी लाभ लेने की मंशा से, या जनता के बीच में सरकार की एक अच्छी छवि गढ़ने के लिए कि नहीं सरकार बहुत जो है आरक्षण की बहुत बड़ी पैरोकार है, और ये जानते हुए भी कि एक नियत सीमा के बाहर जो है आरक्षण तमाम प्रदेशों ने कोशिशें की हैं, तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वो सब खारिज हुए हैं। तो क्या इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है कि जो देवीलाल जी ने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं कि इसकी जवाबदेही आपकी है, आपकी मंशा ही नहीं थी कि ये आरक्षण जो है सही तरीके से लागू हो, अन्यथा तमाम सुनवाइयों के दौरान सरकार अपना पक्ष बहुत बेहतर तरीके से रख सकती थी? देखिए पुरोहित जी, हम आरक्षण के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो हमको जब रमन सिंह की सरकार थी उस दौरान जाना पड़ेगा जी। इस प्रदेश में आदिवासी वर्ग को 32% आरक्षण पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया जी। और जो एससी वर्ग था जिसका 16% का आरक्षण था, उसके आरक्षण में कटौती करने का काम भी रमन सिंह की सरकार ने किया। मतलब एक वर्ग को आरक्षण आप दे रहे हैं और दूसरे वर्ग को जो आरक्षण मिला था उसको कटौती करके 2 वर्गों में जो लड़ाई करने का काम रमन सिंह की सरकार ने करवाया था। क्योंकि आरएसएस और भाजपा की नीति है फूट डालो राज करो।
स्वाभाविक बात है, जिसका अधिकार कम होगा वो अपने हक अधिकार के लिए न्यायालय जाएगा, क्योंकि रमन सरकार तानाशाही सरकार थी। जब मामला पूरे न्यायालय में गया तो यही रमन सिंह की सरकार ने आदिवासी नेता ननकीराम कंवर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया, जिसमें केदार कश्यप मंत्री थे, सदस्य थे, वो बिजमोहन अग्रवाल जी जो लगातार आदिवासियों के विरोध में खड़े रहते हैं, उसको भी इसमें सदस्य रखा गया। जब आप न्यायालय में पक्ष रखने के लिए कमेटी बना है और मामला न्यायालय में है, तो प्राथमिक तौर पर रमन सरकार की जिम्मेदारी थी ना, जब न्यायालय उनसे पूछ रहा है कि 32% आरक्षण देने का अधिकार क्या है, तो उनको बताना चाहिए ना कि उन्होंने कमेटी का गठन किया है ननकीराम कंवर की अध्यक्षता में, और एक सीएस की कमेटी गठन किया है, और उस कमेटी के जो रिपोर्ट आएगा वो न्यायालय में रखा जाएगा। ये बताने की जिम्मेदारी किसकी थी? रमन सरकार थी ना, क्योंकि प्राथमिक तौर पर जब न्यायालय में मामला जाता है, फर्स्ट टाइम जो एविडेंस दिया जाता है, जो जानकारी न्यायालय को दिया जाता है, वो अंतिम तक रहता है। तो रमन सिंह के चूंकि नियत खराब थी, वो तो दोनों वर्गों को आरक्षण देना ही नहीं चाहता था ना, इसीलिए न्यायालय को भी गुमराह करने का काम किया रमन सिंह की सरकार ने, और प्रदेश के आदिवासियों को भी गुमराह करने का काम किया, और एससी वर्ग के साथ अत्याचार करने का रमन सरकार ने किया। स्वाभाविक सी बात है, हमारी सरकार बनी, जब हमने ननकीराम कंवर कमेटी का जिक्र वहां किया, न्यायालय ने साफ शब्दों में कह दिया कि जिस समय न्यायालय में केस दर्ज हुआ उस दौरान इस विषय की जानकारी न्यायालय को नहीं दिया गया, इस संदर्भ में कोई कमेटी गठन किया गया है या कमेटी का रिपोर्ट उसे प्रस्तुत करना है। किस मुंह से बात करते हैं लोग? असल में तो आरक्षण चाहते नहीं थे। दूसरी बात, हमारी सरकार ने जब विधानसभा के विशेष सत्र के माध्यम से यहाँ के आदिवासी वर्ग को 32% आरक्षण दिया, ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया, एससी वर्ग को 13%, 1% बढ़ाकर आरक्षण दिया, और ईडब्ल्यूएस वाले को 4% आरक्षण देने विधानसभा के सत्र बुलाए। मैं तो पूछता हूँ, क्या उस दिन भारतीय जनता पार्टी को न्यायालय के गाइडलाइन का जानकारी नहीं था? क्या नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी को इस बात का जानकारी नहीं था कि संविधान के विपरीत है? आप सदन में उस विधेयक को पास करते हैं, सदन से विधेयक पास होने के बाद आप मीडिया में आके संदेश देना चाहते हैं कि हमने उस विधेयक को सहमति प्रदान कर दिया, फिर अचानक क्या हो जाता है? जब मामला राजभवन जाता है और राजभवन जब उसमें हस्ताक्षर करना है, तो भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र को सुरपाने का काम करती है। मतलब भारतीय जनता पार्टी का दोमुहा चरित्र समझ लीजिए, जब वो खुद सरकार में थे तो वर्गों में झगड़ा कराने का काम किया, आज सरकार में नहीं है तो राजभवन की आड़ में छुपकर इस आरक्षण विधेयक को रोकने का षड्यंत्र कर रहे हैं। तो आरक्षण विरोधी कौन हुआ? और कई बार देखेंगे आरएसएस और भाजपा। मैं आपकी इस बात पर त्वरित प्रतिक्रिया ले लेता हूं। देवीलाल जी, अब फिर से गेंद आपके पाले में। अब वो ये कह रहे हैं कि जब अब आपकी सरकार नहीं है, का जवाब नहीं आया। मैं जो बोल रहा हूं कि उस अध्यादेश को विधानसभा में इन्होंने पारित क्यों नहीं कराया 82% के आरक्षण का, इसको बताए पहले। बढ़िया सवाल पूछा, मैं जवाब दूं? जी दीजिए जवाब। मौजूद सवाल है, मौजूद जवाब होना चाहिए। वो 82% अध्यादेश था, लेकिन ये 76% आरक्षण तो बिल पास हुआ है ना, इसमें क्यों भारतीय जनता पार्टी क्या मनसा? सुन लेना भाई, सुन लेना, शांति सर। यही हाल रमन सिंह को नेता प्रतिपक्ष का है, सदन में कुछ और बात करते हैं, सड़क में कुछ और बात करते हैं। पहले भाजपा के लोग तय कर ले, जब या तो मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल से लेकर अपने 14 विधायकों को टर्मिनेट करे कि आपने उस विधानसभा में पास क्यों किया, सहमति दिया, टर्मिनेट करिए ना भाई, क्यों नहीं करती उनको? जब आप विधानसभा में इस विधेयक के पक्ष में खड़े होते हैं, विधायक को समर्थन करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी गलती मानते हुए नेता नारायण चंदेल से लेकर यही बात है कि कांग्रेस के लोग आरक्षण के मामले में लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। जब आपको मैंने पूछ रहा है कि 82% जो आरक्षण का अध्यादेश था पूरा छत्तीसगढ़ नहीं, लेकिन एक बात इसमें पढ़ा लिखा हो गया है। 82% के अध्यादेश पर बात करेंगे ना। दो सवाल है आप दोनों लोगों से, धनंजय सिंह जी, दो सवाल हैं आपकी चर्चाओं से ही उपजे हुए सवाल हैं कि एक तो 82% आरक्षण का जो अध्यादेश था उसको आपने विधानसभा में पारित क्यों नहीं कराया। दूसरा, अब सवाल देवलाल ठाकुर जी आपसे कि जो 76% का बिल था उस पर आपने क्यों अड़ंगा डाला? चलिए 82 नहीं मिले, 76 मिले, कोई तो इस पर एग्री हो, ठीक है, इस पर बहस होती रहेगी, लेकिन ये इतने समय से जो आरक्षण विहीन प्रदेश बना दिया है, जैसा कि उच्च शर्मा जी ने कहा कि शून्य की स्थिति पर खड़े हैं,
और दोनों ही दल इस पर अड़े हैं कि आरक्षण के पैरोकार वो हैं। तो आप बता दीजिए भाई, 82% वाले में समस्या थी तो 76% पर समर्थन कर देते, या अपना और कुछ बता देते कि ठीक है इसको ऐसे कर लो अगर देने की मनसा है। लेकिन सवाल यह है कि देने की मनसा वो बिल्कुल वैसी है कि इंच भर भूमि नहीं देंगे तो महाभारत तो होना तय है। मेरे सवाल से पूछ रहे हैं, आप दोनों लोगों से है, आप दोनों लोग मैंने जो बात कही थी, मैं देखिए आरक्षण के मसले पर फिर से मैं कहना चाहता हूं, इसमें एक दूसरे से हड़बड़ लड़ने के लिए समझने की बात है। मैंने कहा था कि 82% ऑर्डिनेंस जो अध्यादेश लाया गया था, कोर्ट में इन्होंने शपथ पत्र दिया है कि हम उसको विधानसभा में पारित नहीं करा पाए सरकार की तरफ से। ये बोल नहीं सकते, जुटला नहीं सकते उस चीज को, न्यायालय में शपथ पत्र दिया हुआ है। ठीक है, उस बात को मैंने पूछा, उसका कोई जवाब नहीं आया। दूसरा, आप 76% आरक्षण की बात कर रहे हैं। आरक्षण अभी हम सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। अरे किसकी वक्त है जो राज्यपाल को आदेश देने की कौन वो तय करेगा? जी बोलिए अब धनंजय जी बताइए। धनंजय जी, जिस चीज का शपथ पत्र आप कोर्ट में दे रहे हैं, पहले ही अपनी बातों में कह दिया था, सुन लीजिए, मैंने पहले ही आप लोगों को अपनी बातों में बताया। देवलाल जी, समय भी एक है तो इसलिए एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया धनंजय जी से भी ले सम्मत विधि विशेषज्ञों से राय लेकर इस पर चर्चा की जानी। बिल्कुल ठीक कहा। मैं आपकी बात का समर्थन करते हुए ही इनसे प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं आपके प्रश्न को ही उनके समक्ष रख रहा हूं, आपके प्रश्न को ही समक्ष रख रहा हूं। चर्चा चूंकि जब तक उनकी प्रतिक्रिया नहीं आएगी चर्चा अधूरी रहेगी और समय सीमा भी है। तो धनंजय जी, सवाल आपके सामने है कि आप तो कोर्ट में शपथ पत्र दे रहे हैं कि हम पारित करा नहीं पाए। देखिए, पहली बात, 82% आरक्षण अध्यादेश था, वो अध्यादेश लाया जाता है और 76% आरक्षण बिल में पास हुआ कानून बना है ना। अगर भारतीय जनता पार्टी सुन नहीं पाएगा भाई, ऐसे नहीं होगा पुरोहित जी, ऐसे बात नहीं होगा ना। जी पहले बात सुनना पड़ेगा। सुन लीजिए ऐसे लोग बोलते हैं ना, चर्चा खराब हो जाती है, फिर पब्लिक को समझ नहीं आता। बन बेहतर रहता है, पब्लिक डिसीजन करेगी। बाकी उचित शर्मा जी उचित निर्णय कर देंगे, दूध का दूध पानी का पानी। फाइनली मैं उनसे करा लूंगा, आप तो बोल लीजिए दोनों जी, मैं बात रख लूं। जी प्लीज बोलिए धनंजय। मैं बोल रहा हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी आज ये कह रही है कि 82% आरक्षण को आपने विधानसभा पास नहीं कराया, तो मैं इनसे पूछता हूं ना, तो फिर आपने 76% आरक्षण को क्यों समर्थन किया? कि आप डरे हुए थे? क्या आपको डर सता रहा था कि आपको प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के आरक्षण को कृतु देखेगी? आपको विधानसभा से वॉकआउट कर जाना था। चलिए, आपको सुन लेना यार, तकलीफ नहीं होगा, सुन लिया, तकलीफ ऐसे बात नहीं होगा। जी तो आपको सदन से वॉकआउट कर जाना था, आपको सदन की कार्यवाही भाग नहीं लेना था, आपको बिल के पक्ष में मतदान नहीं करना था, सहमति प्रदान नहीं करना था। आज आपका चरित्र पर्दाफाश हो गया। आखिर राजभवन में बैठी राज्यपाल कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता रही है ना। ठीक बात है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता भाषा सुन लीजिए, ये वक्त की बात कर रहे हैं धनंजय जी। देवलाल जी, आप दोनों लोगों की बात हो गई। उचित शर्मा जी, अब देखिए दोनों पक्षों ने फिर वही बात रखी कि हमारी तो मंशा, हमारी नीयत साफ है। भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष रख रही है, कांग्रेस अपना पक्ष रख रही है। जनता भी बड़े कौतूहल से सुन रही होगी कि आखिर वास्तविक पैरोकार कौन है आरक्षण का। मुझे ये लगता है कि आजकल सजेशनल जर्नलिज्म की बहुत जरूरत है। ठीक है, जो नहीं हो रहा है या नहीं कर पा रहे हैं, मुझे लगता है कि उचित राय इनको मिलनी चाहिए। आप बताइए उचित शर्मा जी कि इस परिस्थिति में दोनों दलों को आरक्षण के जो हितग्राही हैं उनको लाभ दिलाने के लिए आपसी सामंजस्य के साथ करना क्या चाहिए फाइनली? बिल्कुल, देखिए ये जो है दोनों ही दल जब चाहते हैं तो 10 मिनट में जब चर्चा खत्म हो सकती थी कि दोनों आरक्षण का चाहते हैं और आदिवासियों को इसका फायदा मिले, बावजूद इसके ये सब नहीं हो रहा है। एक आदर्श स्थिति का निर्माण जो हमारे हुक्मरानों को करना चाहिए वो हो नहीं रहे हैं। अब तो ये आलम आ गया है कि लोग पोस्टर और बैनर लेके आदिवासी लोग खड़े होंगे कि हमने दोनों को 50% क्रेडिट दे दी, कृपया इसको पास कर दीजिए। अब ये स्टेज आने वाला है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि क्रेडिट की होड़ में आने वाला समय चुनाव है। इनके मैनिफेस्टो का ये आइटम है। हकीकत यह है कि इनके मैनिफेस्टो में ये आइटम है कि हम आपको आरक्षण दिलवाया, ये कह रहे हैं हमने आरक्षण, आप दोनों ही डाल दीजिएगा। मगर उनको जो अभी जो स्थिति बनी हुई है, प्रमोशन नहीं हो रहा, शैक्षणिक संस्था में एडमिशन नहीं हो रहे, लोग बड़ी स्थिति जो बड़ी ऑकवर्ड बनी हुई छत्तीसगढ़ की, उससे निजात दिलाइए। ये दोनों ही दल से गुजारिश करने वाली जनता कर रही है कि ऐसी स्थिति जो बनी हुई है वो ठीक नहीं है। आप
संविधान की व्याख्या करने में लगे कि राज्यपाल के क्या हक है, विधानसभा की क्या हक है। जनता इसमें नहीं पढ़ना चाहती, इनसे ऊपर आप निर्णय लें। हमने आपको चुन के भेजा है, आप इस तरह निर्णय लेके जनता के सामने लाएं और उसको खत्म करें। कम से कम किसी एक मुद्दे में तो आप दोनों की राय एक हो जाए। जब चाहते हैं दोनों कि आरक्षण मिलना चाहिए, तो दोनों को एक साथ आपके आरक्षण के लिए कम से कम एकजुट होना चाहिए। ये गुजारिश पूरी की पूरी 3 करोड़ जनता करती है, 1 करोड़ आदिवासी करते हैं, मगर ये आदर्श स्थिति बन नहीं पा रही है। तकलीफें बहुत हो रही हैं, आदिवासियों को बहुत मानते हैं, मगर आदिवासियों की एक भी नहीं मान रहे हैं दोनों ही दल। जी जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में आरक्षण की स्थिति रघुआ के आम जैसी है कि रघुआ तेरे आम में लगी गांव में बोर, और रघुआ पहुंचा शहर में और फल खा गया कोई और। बिल पास हो रहे हैं, अध्यादेश पास हो रहे हैं, दोनों ही दल बहुत ही पैशनेट हैं, बहुत ही जुनून भरे हैं कि नहीं वो उनको आरक्षण पास कराना है, लेकिन आरक्षण पास नहीं हो रहा है। ये किस प्रकार का मंजर है, और इसमें सबसे ज्यादा पिस वो रहा है जिसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। तो जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार रुचित शर्मा जी ने कहा कि ठीक है, डेबिट क्रेडिट राजनीति में आप लीजिए भरपूर, लेकिन एक ऐसी स्थिति निर्मित नहीं कीजिए, एक ऐसी असहज स्थिति निर्मित नहीं कीजिए जिससे हमारी संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाएं। चाहे राष्ट्रपति महोदया की बात हो, राजभवन की बात हो, राष्ट्रपति भवन की बात हो, सुप्रीम कोर्ट की बात हो, चुनाव आयोग की बात हो, ईडी की बात हो, सीबीआई की बात हो, सब पर हजारों प्रश्न खड़े हो रहे हैं। और जैसे जैसे संवैधानिक संस्थाएं प्रश्नों के दायरे में आएंगी, प्रश्नवाचक चिन्ह इन पर लगेंगे, लोकतंत्र में लोगों की आस्था कम होगी। तो समय रहते आप दोनों लोग, मुझे लगता है कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए, एक छोटा इस निर्णय के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए, हो सके तो एक दिन का और सत्र बुला लीजिए आपसी सहमति से कि दोनों दल इस लोकहित के कार्य पे, जनहित के कार्य पे सहमत हैं। 82 नहीं तो 76, 76 नहीं तो 70, लेकिन आरक्षण छत्तीसगढ़ में तत्काल प्रभाव से लागू कराइए। गुहार छत्तीसगढ़ में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।